जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार की लगातार प्रैक्टिस सेट चल रही है। सीरीज रोजाना शाम को मैं जो है 7:30 से 8 बजे के बीच में लेकर आता हूं। आज फिर आप लोगों के लिए टॉप मोस्ट सीरीज दोस्तों लेकर के, ऐसी सीरीज जो 2011 से लेकर के 22 तक हुए सभी एग्जाम्स में जिन प्रश्नों को कई बार रिपीट किया है, या फिर ऐसे प्रश्न जिनके बनने के चांसेस एकदम कह लीजिए कि रिपीटेटिव प्रश्न, जहां से एक नंबर सिक्योर हो जाना है, उन प्रश्नों पे बेस्ड एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ देखिए इस तरह से स्पेशल तरीके से, जैसा कि मैं हमेशा लेकर आता हूं, वह प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। वह आपको आज कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ अलग अलग कंटेंट के माध्यम से, कुछ इस तरह से ट्रिक वगैरह आपको मिलेंगे, बताने की कोशिश करूंगा। पढ़िएगा, याद करवाने का मेन मेरा मोटो रहता है कि स्टैटिक जीके हो चाहे करंट अफेयर हो, यानी एसएससी में जो भी आने वाले हैं उनको याद करवा दिया जाए, उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो है आज का क्लास एकदम स्पेशल तरीके से, उसमें है क्या, जैसे कुछ बीमारी और उनके ट्रिक्स, रोग वगैरह पर जो होते हैं, और उसके बाद कुछ नृत्यों के बारे में बात करेंगे, कुछ पद्मश्री पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे, और दिल्ली सल्तनत का रोज प्रश्न एसएससी में पूछ रहा है, और कुछ इकोसिस्टम किससे संबंधित डेटा है उस पर भी चर्चा की जाएगी दोस्तों। और ब्रह्म समाज वगैरह में हिस्ट्री से प्रश्न आ रहा है, गुप्त वंश है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जो पॉलिटी में, वहां से प्रश्न बन रहा है। तो इन सभी से मिले जुले लगभग 100+ प्रश्न, इसमें आपको 100+ स्टैटिक जीके के या जीएस जीके के, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी के प्रश्न मिलेंगे एकदम नए तरीके से दोस्तों। आराम से, बिना हल्ला हवाली किए, बिना परेशान किए, नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाएगा। आपको जरा से भी इसमें समय बर्बाद नहीं हम करेंगे, सीधे ले चलते हैं कंटेंट की तरफ। तो पहला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग, खाली स्थान है, में लगाता है। द मून टेक्स 1 राउंड ऑफ द अर्थ इन अबाउट, कितने देर में लगाता है? तो 29 दिन, 30 दिन, 24 दिन और 27 दिन। तो सही उत्तर हो जाएगा 27 दिन। एग्जैक्ट डेटा की अगर बात करें तो 27.3 डेज दोस्तों होता है लगभग। इसको कभी कहीं 27 दिन, कहीं 28 दिन, ऑप्शन में यही रहेगा, लेकिन 29 नहीं सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगर 28 रहता तो उस पर भी हम जाते, लेकिन 27 या 28 दोनों में से एक ही देगा। अब यहाँ पर आइए कुछ इमेज के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि मेरा मोटो है आपको याद करवाना, या फिर याद भी हो जाए तो एग्जाम तक याद रहे वो प्रयास करना। तो अगर मैं उसमें सफल हो पा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए दोस्तों। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 1/6 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/6, यानी कि पृथ्वी का 1/6वां भाग वहां ग्रेविटी होती है। यानी हम अगर पृथ्वी पर मान के चलिए कि 60 किलो के हैं, तो चंद्रमा पर जाएंगे तो बटे 6 कर दीजिए, तो सीधे हम कहाँ कितने को हो जाएंगे दोस्तों? वहां पर 10 किलो के। 1/6 का मतलब यही है, मतलब 60 गुणे 1/6 करेंगे तो 6 में 60, यानी 10 kg के हम हो जाएंगे। ये तो आपने देखा भी होगा। तो यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में, कितने दिन में दोस्तों? 27.3 डेज में पूरा करता है। और अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में भी 27.3 डेज, यानी 27.3 दिन लगता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा फेस हमें हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि एक हिस्सा दूसरी साइड में रहता है। अब यह आइए, सूर्य, चंद्रमा और इन सब की एक पोजीशन देखते हैं। ये आपका सन देख रहे हैं, 27 डेज में जो है अपने यहाँ एक चक्कर घूम लेता है। यह पृथ्वी की देख रहे हैं, यह 24 घंटे में अपने अक्ष पे, अपने धुरी पर एक चक्कर घूम लेती है। ये वाले जो छोटी वाली जो रिंग दी गई है, चाहे मून की, सन की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे ये मून की हो, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, एकदम कूल माइंडेड होकर नॉर्मल तरीके से आपको समझ में बिल्कुल आएगा और मजा भी आएगा। तो ये वाली जो रिंग दिख रही है, अपने अक्ष पर घूमने की टाइमिंग दी गई है। पृथ्वी 24 घंटे अपने अक्ष पे घूमती है, 27 दिन में सूर्य घूमता है। यानी सूर्य पर अगर दिन रात की बात करें, जैसे पृथ्वी पे होता है, तो 27 दिन में होता है। और चंद्रमा पे बात करें अगर, तो 28 दिन में जो है यह अपने अक्ष पर घूमता है, मतलब घूम भी लेता है, और 28 दिन में ही ये पृथ्वी का चक्कर भी लगा लेता है। संयोग से इसका दोनों बराबर होता है, 28 दिन 27 दिन। जो आपका मैंने कहा ना कि 27 से 28 देता है ऑप्शन में, तो अगर 27 है तो 27 से ही होगा, 28 और 27 एक साथ नहीं देगा। फिर अगर पूरे पृथ्वी की बात करें तो 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, जो आप देख रहे हैं। तो क्या यह इमेज या ग्राफ आपको समझ में आया दोस्तों? इससे आपको इस कुछ मेमोराइज हो रहा है? इसमें कुछ नहीं समझना है, केवल नॉर्मल सी चीजें जाननी है कि जो छोटी वाली रिंग है, अपने अक्ष पे धुरी पर घूमने वाली रिंग है। जैसे पृथ्वी का 24 घंटा है, सूर्य का 27 दिन है, और चंद्रमा का 28 दिन है। और जो बड़ी वाली रिंग दिख रही है पृथ्वी के चारों तरफ, यह 28 दिन जो दिख रहा है चंद्रमा के लिए घूमने का, और 365 दिन पृथ्वी के लिए घूमने का सूर्य के चारों ओर।
तो ये सिस्टम है, इसको जरा सा आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था। इसी तरह से सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल दिल्ली इमीडिएटली आफ्टर द सैयद डायनेस्टी? लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश, खिलजी वंश। तो एक ट्रिक इसका हम बताते हैं, बहुत जबरदस्त ट्रिक, काफी कॉमन जगह आपने भी पढ़ा होगा, जो है ये बहुत वायरल ट्रिक है कि सैयद वंश के बाद जो है लोधी वंश आते हैं। कैसे, अब समझिएगा। लोधी वंश आते हैं तो हिस्ट्री की बात है, सही ऑप्शन आपका लोधी वंश हो जाएगा। लेकिन अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे हम याद करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यह पहले इमेज देखिए, हमारे एडिटर ने बहुत जबरदस्त इमेज लगाया है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, आपको भी मजा आएगा इसमें। गुलाब खिले तो सांस लो, भाई गुलाब खिला है, जैसे कि ये मोहतरमा सांस ले रही हैं, तो आप भी जो है गुलाब वगैरह खिले तो सांस लो, लेकिन उससे पहले परीक्षा दी लिया जाए तो शायद ऐसे गुलाब खिले और सांस लेने का मौका मिले। बिल्कुल सही बात है, बिना गवर्नमेंट जॉब के ना गुलाब खिलेगा ना सांस ले पाएंगे। दोनों, सांस लेना घर वाले दुभर कर देंगे, पड़ोसी दुभर कर देगा, अगल बगल वाले, और गुलाब तो वैसे भी पैसे नहीं रहेंगे तो नहीं खिलेंगे। एक ट्रिक है, इसको समझिएगा। इस ट्रिक को बार बार फोर्स करने का मतलब, यह इमेज लगाने का तात्पर्य मेरा यह है कि कभी ये भूल भी जाए ट्रिक तो आपको यह इमेज ना भूले, ये याद रहे। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश, पूरे दिल्ली सल्तनत दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत की बात बार बार क्वेश्चन में आती है, उसका पूरा जो है आज आपको जो है डेटा मैं देने की कोशिश करूंगा एक ही इमेज के माध्यम से। एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो का तात्पर्य सीधा सा है कि गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सह से सांस से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। और आपको मैं बता दूं कि मैंने पूरा एनालाइज जब किया जो है 2011 से 2011, 12, 13, 14, 15, इस तरह से जब जब भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम बीच में हुए हैं, 22, 23 के, तो 23 वाला तो नहीं, 22 का, तो उनमें लगभग मतलब कुल मिला के मैंने जितना भी देखा दोस्तों, सब में एक प्रश्न जो है दिल्ली सल्तनत से एसएससी पूछ रही है इस टॉपिक से। और ये मुझे अनुभव तब भी हुआ जब सीएचएसएल का मैं जो है एनालिसिस करा रहा था, तो उसमें भी एक प्रश्न रोज यहाँ से आता था। कई बार तो लोग बोल रहे थे कि सर क्या एक ही चीज रोज पढ़, तो दोस्तों ये एक प्रश्न रोज यहाँ से आ रहा है, इस केवल इसी चार्ट से। इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है कि मैं क्या बताऊं, यहाँ से एक प्रश्न डेली बन के आ रहा है दोस्तों। गुलाब यानी गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1440, 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, और लोधी वंश 1451 से 1526। सिस्टम वही समझना है कि 90 में जब यह खत्म होगा तो खिलजी चालू होगा, और 1320 में जब यह खत्म होगा तो तुगलक चालू होगा, और 1414 में जब यह खत्म होगा तो सैयद चालू होगा, और 1451 में लोधी, और 1526 में जब बाबर आ जाता है, लोधी वंश के इब्राहिम लोधी और बाबर का जब युद्ध होता है, तो इसके बाद बाबर यानी मुगल सत्ता का भी जो है दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत का यहीं पर अंत हो जाता है, जो सल्तनत वंश जिसे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के शासक रहते हैं, आप जानते हैं काफी फेमस शासक। अलाउद्दीन खिलजी बहुत फेमस है खिलजी वंश का, और गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक और शासक दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन आलम शाह फेमस शासक है सैयद वंश का, यहाँ से प्रश्न बनता है। और लोधी वंश में तो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और बहलोल लोधी में शासक में पूछता है कि प्रथम संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। इसके बाद मुगल वंश आ जाता है। गुलाब खिले तो सांस लो, इसको याद रखिएगा दोस्तों, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट का। अगला है बीमारियों पर, मैंने जैसा कि वादा किया कि बीमारियों का चैप्टर में आज आपको कवक पूरा कवर करवाने की कोशिश करूंगा, एक दिन में एक। एथलीट फुट ब्लैंक स्पेस के कारण होने वाली बीमारी है। एथलीट फुट इज द डिसीज कास्ड बाई, किसके कारण होती है? जीवाणु, विषाणु, वायरस, अनुवांशिक विकार। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, जैसा कि आपको भी पता है, फेमस क्वेश्चन है, कवक के कारण, जिसे फंगस कहा जाता है, उसके कारण होने वाली यह बीमारी है। अब आइए, कवक पहले है क्या, ये दिख रहे हैं आप जो फंगस दिख रहे हैं, जिस तरह से कोकरमुत्ता जिनको कहते हैं, जिनको मशरूम वगैरह, ये सब कवक के ही उदाहरण है। तो इस तरह से ये जो है इसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया गया है, कवक, और इसके वायरस वगैरह को इस तरह से यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। तो अब इस कवक से आज हम लोग कवक से होने वाले रोगों को, बाकी ट्रिक वगैरह तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, गंजा दमात खाए फल, इसका भी ट्रिक है। मैं यहाँ पर सोच रहा था दे दूं लेकिन नहीं दिया, खैर आप उसको चाहे तो नोट कर लें, गंजा दमात खाए फल। गंजा से जो है गंजापन, बाल्डनेस, यानी गंजापन जो रोग, बालों का झड़ना होता है, ये भी फंगस के कारण होता है। ध से होता है दमा, अस्थमा वगैरह का जो बीमारी है, फेफड़े में ये लग जाता है कवक, और फेफड़े को खा जाता है और फेफड़े को खराब करता है, दमा जैसी बीमारी। और दाद से, दाद भी जानते हैं कवक से ही होता है।
खाज यानी स्कैबीज जो होता है वह भी कवक से होता है। एथलीट फूड जो आज पूछा था ये भी कवक से, मतलब कुल मिला के सड़न सड़न पैदा करने वाली बीमारी है। जैसे कहीं पर जी पानी वगैरह जहाँ लगता है, जैसे अब खिलाड़ी क्या करते हैं, जूते वगैरह पहनते हैं, तो जब जूते में पाँव में उनके जो पसीना वगैरह होता है तो उससे उनकी त्वचा छिलने लगती है, त्वचा सल्की स्केली होकर छूटने लगती है, तो एथलीट फुट बीमारी होने लगती है। उसी तरह खाज खुजली में भी त्वचा में खुजली होती है और सफेद दाग पड़ जाते हैं। और दाग में तो आप जानते हैं भीगने से यह कवक फंगस डेवलप होता है थोड़ी नमी वगैरह के साथ। उसी तरह से जो बाल में भी देखते हैं कि बाल गीला है, उसी को या तो ढक लिए या तो उसी में जो है कुछ इस तरह का हमने जो है उसके साथ भाई गंदगी वगैरह पड़ी कि कवक डेवलप हो गया सिर में, तो बाल झड़ने लग जाते हैं। तो यह एथलीट फूट और गंजापन, दमा, दांत, खाज, ये सब बीमारियां किससे होने वाली थी दोस्तों? फंगस से। इसको जो है आप याद रखें, फंगस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू द राजस्थान? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कालबेलिया। तो राजस्थान का एक नृत्य है, बहुत फेमस तो नहीं कहेंगे लेकिन परीक्षा में पूछता है वही है जो फेमस नहीं रहता है। फेमस वाला तो सब लोग याद रखे रखे रहेंगे कि घूमर राजस्थान, ये गुजरात, ये गरबा दांडिया, ये याद रखेंगे। कथक, उड़ीसा, भरतनाट्यम भी सबको याद है कि कथा ककर जाने वाला कथकली जो है केरल वाला, उसका भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी की उड़ीसा, यह याद रहेगा। लेकिन कालबेलिया जो है नृत्य जो है राजस्थान का है, इसको याद रखेंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या जरा देख लीजिए। हाँ, ये कालबेलिया नृत्य चल रहा है और ये पीछे बैठे लोग जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये लोग परीक्षा अच्छा दे चुके हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए, ये लोग अपना डांस देख रहे हैं। अब किस एग्जाम के हैं मुझे CHSL वाले अपना आंसर की का इंतजार कर रहे हैं ये लोग बैठकर। बाकी आपको अभी MTS की परीक्षा देनी है, तो आपको इस नृत्य पे नहीं ज्यादा ध्यान देना है, आपको और सारे नृत्यों पर ध्यान देना है। कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ का सपेरा जनजाति को कहा जाता है। कुछ सपेर सांप जैसा इनका ड्रेस भी है, वैसा इन्होंने अपना बना रखा है जो है रूप रंग, तो कालबेलिया नृत्य है। अब राजस्थान में और भी नृत्य हैं जो इंपॉर्टेंट है। घूमर है, घापाल है, गणगौर है, और एक दांडिया का, यहाँ ये दांडिया देखिए है, गीदड़ है, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य है। गोवा की बात करें तो दक्कनी फेमस है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है एक सुआ पूछता है बार बार, और रीना और चैत, ये तीनों इंपॉर्टेंट। और एक याद रखिएगा आपको, नौरानी दोस्तों, ये मध्य प्रदेश। और महाराष्ट्र की लावड़ी तमाशा आपको दिखेगा, लावड़ी, और एक ये तमाशा, ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर दिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है नृत्यों से संबंधित। बाकी नृत्यों पर एक मैंने कंप्लीट सीरीज कराई हुई है अपने चैनल पर, स्टैटिक जीके ईवे, मैं यहाँ पर दे दूंगा आपको आई बटन पे, या तो प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लीजिए। अब आइए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्मजा जो है रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जो है पद्मश्री अवार्डेड गद्दाम पद्मजा रेड्डी इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस? सत्रिया, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो अब यहाँ पर देखिए किससे संबंधित ये है दोस्तों, तो सही उत्तर जो है सत्रिया जो है असम का, आप जानते हैं लोक नृत्य है। मणिपुरी का, मणिपुर का मणि है। और कथक, कथक जो है कथक के बारे में हम जानते हैं, मैंने कहा। तो ये जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है। पद्मश्री जो अवार्डेड है ये जो है गद्दाम पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित है। और यह प्रश्न 2022 की परीक्षा में जो है 25 जुलाई वाले शिफ्ट में पूछा हुआ है। ये सब प्रश्न लगभग लगभग 25 जुलाई पे बेस्ड है। आप अगर मिलाना चाहें तो देख भी सकते हैं, वहीं से इन प्रश्नों को आया है, और उसी पर मैक्सिमम जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ आइए समझिए, कुचिपुड़ी नृत्य का वो तो उत्तर रहा, प्रश्न में पूछ चुका है, वह पूछेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। कि मैं हमेशा विद्यार्थियों को सजेस्ट करता हूं कि प्रश्न में जो पूछ चुका है उस पर ज्यादा ध्यान न देकर जो उससे बनने वाले अदर प्रश्न उन पर ध्यान दिया जाए दोस्तों। विद्यार्थी पढ़ना वही पसंद करता है जो उसको याद है, आपको वो नहीं पढ़ना, आपको वो पढ़ना है जो याद नहीं है दोस्तों। यह कंटेंट इसी तरह मेरी आदत है कि मैं कंटेंट उससे संबंधित अलग कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, और याद करवाना मेन फोकस। अब मैप पर कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी देखिए, यह मैप आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश का मैप है ऑरेंज कलर वाला, और इसी के बगल में जो है यहाँ पर मैंने लगाया है। और कुचिपुड़ी से बनने वाले सारे प्रश्नों को यहाँ उधेड़ बुन करके पोस्टमार्टम रख दिया गया है। जैसे यह किस पर आधारित है? यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। इस शैली पर आधारित प्रमुख नृत्य कौन से हैं? दशावर शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहलाद शब्द, श्री राम पट्टाभिषेकम, यह कुचिपुड़ी के प्रमुख डांस फॉर्म है। आधुनिक काल में इसे उच्चतर स्तर पर कौन लाते हैं? एक जो है लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, इनको श्रेय दिया जाता है कि आधुनिक काल पे इसे उच्चतर स्तर पर लाते हैं। और सर्वाधिक प्रसिद्ध जिसके गुरु चेन्ना सत्यम है, और यह मुख्यतः मेल फॉर्म में यानी पुरुषों का नृत्य है दोस्तों, इसको भी आप
इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। तो रेड्डी वगैरह जो टॉपिक है इसमें भी देखिए रेड्डी लगा हुआ था। तो ये लोग जो है आप माइंड में सेट करके रखिए, कुचिपुड़ी के यानी आंध्र प्रदेश के, ये उधरी टॉपिक टाइटल चलती है तो उनसे संबंधित। इस तरह से सारे नृत्यों का मैंने कराया है कवर। आपको डेली जो एक मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 नृत्य याद करवा दूँ। अब चलिए, पसंद आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और मैं कोई फीस नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट कोई मेरा ऐप्स नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई पेड बैच नहीं है। मैं बहुत छोटे स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हुए इन भर्ती को कई बार जो है, पुलिस की भर्ती में मैंने जॉब क्रैक करके उसमें जॉब किया जो है 5 साल तक। इस वक्त मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो इन भर्ती को कई बार क्रैक करने का एक अनुभव रहा है। उस अनुभव से जो मुझे नहीं मिला पढ़ाई के दौरान, जिसकी मुझे तलाश रहती थी, कुछ वैसा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल कम समय में, बिना हिल्ला हवाली के, जहां 1.5 घंटा एनालिसिस चैनलों पे चल रही है, बड़े बड़े चैनल जो है आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कोई थार कोई BMW दिख रहा है, अजीब अजीब हाल है। तो वैसी स्थिति में मैं जो है केवल आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। और यहाँ कोई हिल्ला हवाली, कोई कमेंट पढ़ना नहीं, कोई लाइव समय बर्बाद नहीं कि फलाने फलाने लोग लाइव है, कमेंट है। केवल नॉर्मल तरीके से अपनी ड्यूटी से कुछ समय जो बचता है आप लोग के लिए निकालता हूं। तो आप प्लीज इस कंटेंट को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। आपके मोबाइल में कुछ ग्रुप होंगे, वहां तक शेयर करें दोस्तों। मेरे पास कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं कि मैं इसका प्रचार प्रसार करवाऊं। ये कंटेंट ऐसा है, मुझे पता है हर विद्यार्थी तक पहुंचेगा, तो वो इसे पसंद जरूर करेगा। अब समझिए, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन कलकत्ता इन 1828? तो HN कुंजरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और राम सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये तो रहा उत्तर की बात नॉर्मल। अब यहाँ पर आते हैं कि राजा राम मोहन राय और उनकी कुछ उपलब्धियां और उनसे बनने वाले लगातार SSC का फेवरेट टॉपिक। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किसके साथ मिलकर? द्वारका नाथ टैगोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके साथ मिलकर किया। और क्या काम करते हैं ये? सती प्रथा का अंत करते हैं। और इसका जो है विलियम बेंटिंग, एक जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग जिनको कहते हैं, विलियम बेंटिंग की अगुवाई में राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने 1829 में सती प्रथा का अंत, एक कानून विलियम बेंटिंग लाते हैं और सती प्रथा अमान्य घोषित है पूरी तरह से भारत में। और इसी समय ठगी प्रथा की बात करें, शिशु बलि, नरबलि हत्या वगैरह की भी उन्होंने रोक लगाए हैं। और आर्य समाज की बात करें, देखिए नीचे मैंने और भी दे रखा है कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और सत्य शोधक समाज। एक प्रश्न में बार बार आता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो अगर सत्य शोधक की बात करें तो ज्योतिबा फूले की बात, ये भी आता है प्रश्न में, ध्यान रखिएगा। सत्य की ज्योति जलती रहती है, ज्योतिबा फूले। तो इनको जरा सा आप याद रखिएगा। और इसका ट्रिक भी है कि आर्य है जो दयावान, यानी आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ऐसा है ना कि आर्य समाज आर्य है जो दयावान, और राम प्रार्थना आत्मा से की जाती है, यानी प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। सत्य की ज्योति जलती रहेगी, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। और इसी तरह से अगर ब्रह्म समाज की, ब्रह्मा है जो राजा है, यानी ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। कभी मैं ट्रिक आपको करवा दूंगा। और यह राजा राममोहन राय हैं। और यह सती प्रथा देखिए जो है, सतियां जलती रह रही हैं इस तरह से, जो है पति के साथ लाश पर जो है जल कूद कर जलने की प्रथा जो थी, राजा राममोहन राय ने इसको अंत किया। क्योंकि इनकी भाभी, इनकी माता जी शायद बचपन में गुजर गई थी, ऐसी कहानी सुनने को मिलती है। और इनकी भाभी इन्हें पालन पोषण की थी, और उनको जो है इनके भैया जब गुजरे तो उनको भी लोग जला दिए सती बनाकर। तब से इन्होंने इस प्रथा को अंत करने का एक प्रण लिया और उस पर वर्क किया। दोस्तों ऐसी कहानियां हैं। खैर, आप राजा राममोहन राय 1828 और 29 और विलियम बेंटिंग इतना याद रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टाइटल ऑफ समुद्रगुप्ता द रूरल ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? महेंद्रथ, जहांपनाह, साहिबे किरा, या कविराज? तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कविराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त धारण किया। ये जो है क्वेश्चन था। लेकिन थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट डेटा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त जो है 325 से 375 ईस्वी तक राज्य किया। उसने कविराज की उपाधि धारण किया था। वह एक श्रेष्ठ वीणा वादक था, इसी वजह से उसने उपाधि धारण किया। अब यहाँ पर आइए, एक ट्रिक बड़ा मजेदार है जो है, मिलाप काफी फेमस ट्रिक है जो है, इसको आपने या तो देखा हो, हसीना मासूक सी बस में चुप वासु। अब ह से देखिए, हर्यक वंश, इसका संस्थापक बिंबिसार। शी से शिशुनाग वंश, इसका संस्थापक शिशुनाग। नंद से नंद वंश, इसका संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य से मौर्य वंश, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य।
शुंग से शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, कर्ण से कर्ण वंश वासुदेव, और सात से सातवाहन और सिमुक। मतलब इसमें किया क्या गया है दोस्तों, इसी ट्रिक को, मतलब यहाँ से सी से जो है इसको आधा डिवाइड करके इधर वाला डेटा जो है राजवंश हैं और इधर उनके संस्थापक हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह तभी आपको याद रहेगा, इसका मैंने एक निगेटिव यही है कि यह तभी याद रहेगा जब एक बार आप इस कंटेंट को पढ़ लिए रहेंगे। तो केवल मैं कभी किसी विद्यार्थी को राय नहीं देता हूं कि आप केवल ट्रिक के भरोसे बैठिए। ट्रिक हमेशा नुकसानदायक होता है। ट्रिक तभी लाभदायक होगा जब आपने कंटेंट को अच्छे से स्टडी किया है और भूल रहे हैं तो। ट्रिक याद करने की का वो जो है दोस्तों सलूशन नहीं है। ट्रिक न भूलने का सोल्यूशन, न भूलने का मतलब कि आपको पहले से याद है, वह भूल रहा है तो उसको रिकॉल कर लेगा ट्रिक। ट्रिक आपको पूरा जीएस याद नहीं करवा देगा, ये जान लीजिए। परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? विच ऑफ दीज साइंटिस्ट फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? अब इकोसिस्टम को बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाएगा। चार्ल्स सदरलैंड एंटन, आर्थर टैंसले, फ्रेडरिक एडवर्ड क्लीमेंट या यूजीन ओडम? कई परीक्षाओं में पूछा लगातार, टीचर भर्ती, एसएससी भर्ती या पुलिस भर्ती, एसआई में इसको फेमस प्रश्न है कि अगर इन्वायरमेंट में घुसता है तो टैंसले साहब को सम्मान देने की कोशिश करता है। तो 2 नंबर आर्थर टैंसले इसके सही उत्तर जाएंगे। इन्होंने ही पहली बार इकोसिस्टम शब्द का यूज किया। अब ये इकोसिस्टम है क्या, व्हाट इज द इकोसिस्टम? अब देखिए, अब यहाँ पर इस कलर वाले को पहले देखिएगा, इसके बाद अगल बगल का दिखाऊंगा। अब यह एक जो एरिया को जो है पृथ्वी की एक जो है एक एरिया में दिखाया गया है। यहाँ पर समुद्र है, मतलब पानी वगैरह है, नदी झील जो भी मान लीजिए। उसके बाद बगल में आप देख रहे हैं कि मिट्टी में कुछ जीव हैं, उधर पेड़ पौधे हैं, उधर सूर्य की को दिखाया गया, उधर बादल दिखाया गया है। तो यही पूरा एक एरिया, मतलब आपके चारों ओर इन्वायरमेंट में एक कंप्लीट एरिया जिसमें आप जीते हैं, दैट इज योर इकोसिस्टम। जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिल्ली की कोचिंग लाइब्रेरी से आना, इस कोचिंग जाना, कमरे पे रहना, दुकानों पर जाना, और किराने की दुकान से लेकर के स्टेशनरी की दुकान, आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं जिसमें आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, वह आपका एक स्टूडेंट लाइफ का इकोसिस्टम है। उसी तरह से जंतुओं, जीव जंतु या पर्यावरण का इकोसिस्टम क्या है भाई? हमें पानी की जरूरत होगी तो ये है, मिट्टी की जरूरत होगी ये है, पेड़ पौधों की जरूरत होगी ये है ना? एक जंतु को दूसरे जीव जंतु को खाने की भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी दिया हुआ है, मछलियां वगैरह है ना? तो इस तरह से धूप की जरूरत होगी, सन है। तो एक जीव को आवश्यक सभी दशाओं का एक सम्मिलित रूप इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे तालाब है तो तालाब में पानी में मछलियां जीवित हैं, पौधे उग गए हैं पानी में, उनको मछलियां खा रही हैं, कीड़े मकोड़ों को मछलियां खा रही हैं, या कीड़े मकोड़े कुछ मरी हुई मछलियों को खा के खत्म कर दे रहे हैं। तो ये जो एक सिस्टम है यही इकोसिस्टम है। आप तालाब देख लीजिए, खेत देख लीजिए, एक इकोसिस्टम है आपका जीव जंतुओं के डेवलप होने का। जंगल एक इकोसिस्टम है दोस्तों, या कह लीजिए पर्वत एक इकोसिस्टम है। ये सब इकोसिस्टम के भाग है जिसमें जीव जंतु निवास करते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया। अब इकोसिस्टम में एक प्रश्न बार बार आता है, ये देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का एक चार्ट लगाए हैं। थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षण यहाँ चाहूंगा। अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न इससे जरूर बनेगा आपका। जैविक तत्व एक होते हैं, एक अजैविक तत्व, मतलब कि एक जिंदा सजीव तत्व होते हैं, एक निर्जीव कह लीजिए, या अजैविक जिनमें जीव नहीं होता, जिसमें मृदा एवं जलवायु आता है। अब जैविक में 3 फॉर्म बनते हैं, एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, एक अपघटक होता है। उत्पादक माने जो किसी चीज को पैदा करता है, उत्पन्न करता है, जैसे पादप जगत, पेड़ पौधे, यह एनर्जी को उत्पादित करते हैं। उपभोक्ता जो इन पेड़ पौधों को खाकर अपनी अपने पेट भरते हैं, यानी इन पर आश्रित होते हैं। उपभोक्ता, कस्टमर जिसको कहते हैं, कंज्यूमर। तो प्राथमिक, इसमें भी जो है 4 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक, और एक चौथा उच्च मांसाहारी। समझिएगा, ये तो हो गए उत्पादक और उपभोक्ता जैविक में। अब घटक क्या करते हैं कि वह कुछ भी सड़ा गला है, यानी इन लोगों को नष्ट कर देने का काम अब घटक करते हैं, मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं। अब इधर अजैविक की तरफ अगर आते हैं तो इसमें जो है कार्बनिक घटक, जिसमें जल, लवण वगैरह गैस आती हैं। अकार्बनिक में प्रोटीन, हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह आता है। और भौतिक घटक में ऊर्जा, वायु, प्रकाश, ताप आदि। यह तो अजैविक हो गया। यह पूरा इकोसिस्टम आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। इसी से पूरी पृथ्वी या पूरी दुनिया हमारी चल रही है। इसमें सब आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसा चीज है जो आपको नहीं मिलेगा। आप मन में सोच कर देखिए। सोना की बात करेंगे तो सोना चांदी आपका जो है तुरंत जो है
कार्बनिक में आपका आ जाएगा जल, लवण, गैस आदि में आ जाएगा। उसी तरह से अकार्बनिक में प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। अगर आप हवा की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा। मृदा की बात करेंगे आपकी जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द रहती हैं। और जीव जंतुओं की बात करेंगे तो सब इसी 1 से 4 में उपभोक्ता में आ जाएंगे। अब पेड़ पौधे आपके उत्पादक ही है, मैंने बता दिया, तो कोई इससे बाहर नहीं गया। हम लोग भी एक इकोसिस्टम में जीवित रहते हैं, हम लोग उसी के अनुसार चलते हैं। अब इसमें पूछता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। जैसे ये देखिए पौधा उगता है, इस पौधे को टिड्डे ने खा लिया, तो ये पहली बार खाया तो प्राथमिक उपभोक्ता। अब इस टिड्डे में एनर्जी पौधे की चली गई खाने के बाद। अब इस टिड्डे को जो है यानी इस कीटाणु को या इस कीड़े को जो भी खाएगा इसको, इसको इस चिड़िया ने खा लिया, तो यह द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। यानी कि जो है सेकेंडरी। अब इसको खाया तो भाई दूसरी बार खाई तो द्वितीयक उपभोक्ता। अब इस चिड़िया को भी खा जाता है, जैसे मान के चलिए कि सांप है, ऊद बिलाऊ वगैरह, या बिल्ली है तो इस चिड़िया को खा जाती है, तो यह तृतीयक उपभोक्ता। अब शेर ठहरा उससे भी बड़ा एकदम भैया, तो यह उच्च उपभोक्ता या चतुर्थ श्रेणी का मांसाहारी उपभोक्ता है, जो इसको भी खा जाएगा, पाएगा तो इसको भी खा जाएगा, इवन इसको भी खा जाएगा। तो इन सबको खाने की क्षमता रखता है। तो यह जो शेर है यह चतुर्थ श्रेणी में आ जाएगा। अब इस शेर को भी जब ये मर जाएंगे भैया, तो इनको मिट्टी में मिलने के बाद अपघटक जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं वह खाकर इन्हें सड़ा गला देंगे, और फिर से इनकी एनर्जी में एक पौधा उग जाएगा और प्राथमिक उत्पादन उस पर होने लगेगा। यह इकोसिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से चलता रहता है दोस्तों। यही हमारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का क्रम था। समझ में आया होगा तो हमें जरूर सूचित करिएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक करिए वीडियो को। इसी तरह से मैं सारे कंटेंट को लाकर कम प्रश्नों में मैक्सिमम टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करता हूं दोस्तों। केवल वो लगातार कई सारे प्रश्नों को करा देना, आपको याद वत कुछ होता नहीं है। हर जगह पढ़ते रहिए सब जगह, लेकिन याद होना बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? विथ विच लेक ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी? वुलर झील, बारापानी झील, लोकटक झील, डल झील। तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा वुलर झील। अब क्या है टेक्टोनिक या विवर्तनिक क्या है? जैसे कभी कभी धरती का जो धरातल है यह ऊपर, मान लीजिए इसमें प्लेटें होती हैं कुछ इस तरह से। अब यह प्लेटें ऊपर नीचे दोस्तों, कोई ऊपर हो रही है, कोई नीचे हो रही है, कोई टकरा रही है एक दूसरे की तरफ, तो जो नीचे की प्लेटें हैं इन्हीं के टकराहट या ऊपर नीचे होने से जिस झील का निर्माण होता है उसे जो है टेक्टोनिक या विवर्तनिक झील कहते हैं। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत हैरी हैस का जो है, तो अल्फ्रेड वेगनर वगैरह, हैरी हैस ने जो इसको दिया है, तो इसको तो किसी दिन कवर कराऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वुलर झील और भारत की प्रमुख झील जैसे लोकटक झील है, मणिपुर वाली, और डल झील है, और इन सब झीलों को मैप पर आप देख लीजिए जहां से प्रश्न बनता है। हालांकि प्लेट विवर्तनिक से आप में प्रश्न बहुत नहीं आएगा, ये यूपीएससी वगैरह का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न एसएससी एमटीएस वगैरह में कम आते हैं, लेकिन झीलों से प्रश्न एक नंबर जरूर बनता है। विवर्तनिक झील क्या है? यहाँ देखिए मैंने बताया भी है, धंसने, धरातल के बड़े भाग के धंसने या उठने से इसका निर्माण होता है। कश्मीर की बुलर झील झेलम नदी पर इसका उदाहरण है। बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लैगून अथवा अनूप झील तटीय समुद्रों में पाई जाती है। प्रवाल भित्ति मुख्य रूप से अलग जो है झीली नुमा आकृति बना लेती है। तो अलग अलग झीलों के बारे में है, लेकिन मेरा मेन मोटो यहाँ मैप पर लाने का आपको है। ये देखिए वुलर झील कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, एक प्रश्न। डल झील जम्मू कश्मीर, मीठे पानी की सब झीलें हैं। सांभर झील खारे पानी वाली राजस्थान में आप देख रहे हैं। इसके बाद लोनार झील महाराष्ट्र, ये भी खारे पानी समुद्र के किनारे है। चिल्का उड़ीसा में जो है, ये भी जो है खारे पानी, चिल्का झील उड़ीसा। कोलेरू झील जो है यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, और पुलिकट झील को आप ध्यान रखिए जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की तरफ, और इसी तरह से बेम्बनाथ झील केरल वाली, और लोकटक झील तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ एटीएम मणिपुर में। ये सब जो है जितना भी तैरने वाला आइटम है लोकटक झील पे आता है। झीलें इतनी ज्यादा है कि एक साथ सबको पढ़ेंगे एक भी नहीं याद रहेगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलों को मैप पर दिखाया गया है। हाँ, ताल वगैरह, सात ताल, राकस ताल, फला ताल, नैनीताल, जितने ताल हैं ये सब उत्तराखंड में है, इनको जरा से याद रखिए, ताल शब्द लगा है तो। यह झीलें थी, इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवाइज करिए दोस्तों। परीक्षा का एक जब दिन नजदीक आता रहता है तो ऐसे ही रिवाइज करेंगे तो टॉपिक आपको भूलेगा नहीं। अगला ये नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? असम, बिहार, तमिलनाडु। नुआखाई उड़ीसा का त्योहार है, जो है चावल, नए चावल की फसल को खाने से संबंधित या उसी के उत्सव में मनाया जाता है उड़ीसा का। अब आइए तमिलनाडु, बिहार, असम, इनके भी त्योहारों को देखते हैं। अम्बुआची से लेकर के बोनालू बथुकम्बा तक इनका एक जो है कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पर दिया जाता है। बेस्ट विशेषण नुआखाई, ये देखिए लगाया भी है, हमारे एडिटर बहुत जबरदस्त काम करते हैं। ये देखिए जो है चावल यानी जो धान की फसल है सुंदर तरीके से लगाकर, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये उस पर सेलिब्रेशन की बात की गई है।
और इधर देखिए, अब यहाँ पर ओणम जो है केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का, हरेली छत्तीसगढ़, तो हरेला उत्तराखंड, समझिए। खजुराहो मध्य प्रदेश, खजुराहो मंदिर भी वहां पर है। इस बाद माजुली द्वीप असम में है, तो माजुली त्योहार असम का। नुआखाई उड़ीसा का, जो पूछ चुका है। पुष्कर जम्मू कश्मीर में मेला लगता है, और पुष्कर राजस्थान में भी है। तो अगर दोनों में से दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, एक ही रहेगा। सरहुल झारखंड का, इसका चित्र भी मैंने यहाँ लगाया है, देखिए। आदिवासी समुदाय द्वारा ये शायद मनाया जाता है, और वृक्ष के नीचे खड़े होकर सरहुल में लोग पूजा कर रहे हैं, ये इमेज सरहुल का ही है। हार्नबिल नागालैंड का त्योहार है, जो है पूजा की जाती है। हार्नबिल पक्षी है वहाँ का, बहुत फेमस ये जो है। तो प्रमुख त्योहारों को रिवाइज करिए, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट आज की पूरी क्लास का जान, जिस पर मेरा मेन फोकस है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के बारे में है, आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट टू। अब ये तो प्रश्न है, इससे संबंधित जो अभी एक्स्ट्रा फैक्ट कराऊंगा वो दमदार है। कृषि और पशुपालन को संगठित करने से संबंधित, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने के संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो अभी जानते हैं आपकी समान नागरिक संहिता आर्टिकल जो है 44 वगैरह, ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है 51। ट्रिक भी बना लीजिए भाई, 51 रुपया किसी को दहीजा देते हैं तो वहाँ शांति रहती है, प्रेम व्यवहार रहता है, तभी तो देते हैं। हाँ, तो बस वही है। अब आइए, राज्य के नीति निदेशक तत्व से प्रश्न बना था, और मैंने यह नोटिस किया कि हर साल ये जो है डीपीएसपी से, मौलिक कर्तव्य से, मूल अधिकार से एक प्रश्न जरूर एसएससी पूछता है, हर एक शिफ्ट के एग्जाम में। तो मैं डेली एक एक आपको कवर करवाऊंगा। आज मेरा टॉपिक है राज्य का नीति निदेशक तत्व। ये जीएस पढ़ाने का एक तरीका है दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से। डायरेक्ट वैसे मैं लेकर आऊंगा, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वही होता है ना कि आदमी सोचता है कि जिनके लाखों सब्सक्राइबर है वो बहुत बेटर कंटेंट देंगे। वो लोग कंटेंट नहीं, वो लोग दोस्तों, लोग कह लीजिए कि पेमेंट पर टीचर रख के पढ़वा रहे हैं जबरदस्ती, पैसे चलाना उनका। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे पास समय रहता है, मेरा माइंड करता है, मैं क्वेश्चन को तैयार करवाता हूँ और ऐसे आपके लिए लाता हूँ। यहाँ कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है, इंटरेस्ट पे काम करता हूँ मैं। कोई वो ऐसी सिस्टम बड़ी संस्थान वाले नहीं कि हल्ला करे क्वेश्चन एक भी ना आए। अब देखिए, अनुच्छेद 36 डीपीएसपी 36 से 51 तक। तो 36 में राज्य की परिभाषा है, यहां से समझ लीजिए इसको। इंपॉर्टेंट बस में जो है आपको हाईलाइट करूंगा। 40 में जो है ग्राम पंचायत है, आपका मनो आप रोक कर पूरा पढ़िएगा। 40 में क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत, एसएससी पूछता है कई बार। इसके बाद अनुच्छेद एक, समान काम के लिए समान वेतन कहीं पर दिया होगा, उसको भी जरा से देखेंगे। इसके बाद काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद 44 जो समान नागरिकों के लिए समान संहिता जो है गोवा वगैरह में लागू है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, सिविल कोड इसको बोलते हैं, गोवा में लागू है सबके लिए, सभी धर्मों के लिए एक जैसी सिविल संहिता। 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक आता है 48 और 48 क। 48 में पशुपालन और 48 क में पर्यावरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे को नहीं याद करवाऊंगा, आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वही वही मैं कहूंगा, जो याद उतने करिए जो पचा पाए, खाना उतने जितना पच जाए और याद रहे। 48 और 48 क कृषि और पशुपालन की बात करेगा, और 50 की 50 की बात करेंगे। 50-50 भाई, कुछ आधा आप रखो आधा हम रखें, हाँ तो बस ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आधा कार्यपालिका आधा न्यायपालिका, इस तरह से याद करिए। 50-50 मतलब 50। और 51 में जो आज प्रश्न में पूछा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसके यहीं तक जो है डीपीएसपी, इसके ऊपर जो है 51 का से मूल कर्तव्य शुरू हो जाता है, और 52 से राष्ट्रपति, और 53 से संघ एवं कार्यपालिका की शक्ति, ये तो आप जानते हैं। फिलहाल डीपीएसपी आपको इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको जरा सा भूलना नहीं है। 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, 50 कार्यपालिका, और इसके बाद जो है 48 और 48 का पर्यावरण एवं कृषि, और 44 समान सिविल संहिता, और 36 में परिभाषा है राज्य की, राज्य क्या है। 40 में ग्राम पंचायतों की, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ, जो मैं वेतन वाला कह रहा था, 40 से एक नंबर कम 39 पर आएंगे, तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। विराट कोहली को क्रिकेट टीम से जितना पैसा मिलेगा उतने मिताली राज को भी मिलेगा, यानी कि विराट कोहली बहुत फेमस क्रिकेटर आपके पसंदीदा है, उनको ज्यादा सैलरी दे दिया जाएगा, और जो हमारी जो है महिलाएं हैं उनको कम। समान काम के लिए समान वेतन, वो भले कैसा प्रदर्शन करें, क्या करें, कैसे उस फेमस है, उससे मतलब नहीं। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप नहीं भूलना, आपको याद रखिएगा। बाकी आप एक नजर सारा पढ़ना चाहें तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। अब आइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 बजट से एक प्रश्न तय रहता है। 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को कहा जाता है, खाली स्थान है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एनुअल यूनियन बजट इज कॉल्ड।
मूल्यांकन विवरण, राजकोषीय बजट, वार्षिक बजट विवरण या वार्षिक वित्तीय विवरण। तो 4 नंबर सही हो जाएगा, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट या वार्षिक वित्तीय विवरण। अब आइए करते हैं बजट और 112 के अनुच्छेद का पोस्टमार्टम। अनुच्छेद 112, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर चलता है हमारा, वित्तीय वर्ष जो है, पैसे के लेन देन का हैप्पी न्यू ईयर 1 अप्रैल को आता है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाली जो है वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार अनुमानित प्राप्तियों और व्यय यानी आय व्यय का जो विवरण संसद के समक्ष रखती है वही बजट कहलाता है। और बजट शब्द का प्रयोग संविधान में न होकर के वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग हुआ है। यानी कि साल भर में हमें कहां से पैसे आने हैं और कहां हम पैसे खर्चेंगे, इनका डिटेल सरकार प्रस्तुत करती है। पैसे वैसे नहीं देती है, केवल बात वहां बताती है बस कि यहाँ यहाँ करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। इसी को बजट कहा जाता है। और अगर प्रश्न, निर्मला सीतारमण जी आपकी बजट पेश करने के लिए देखिए दिख रहे कई लगातार जो है मैक्सिमम बार बजट पेश करने वाली जो है वित्त मंत्री बन गई है महिला, इनको तो आप जानते रहिए। यहाँ से प्रश्न आएगा। अब एक बजट में हिस्ट्री से प्रश्न पूछता है, ऐतिहासिक जब इसके एंगल पे जाने लगता है तो, कि भारत में पहली बार बजट जो है 1860 में स्कॉट के एक अर्थशास्त्री रहते हैं जो है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया। कौन रहते हैं दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता भी रहते हैं और स्कॉटिश अर्थशास्त्री रहते हैं। ये तो पूछेगा नहीं। मेन जेम्स विल्सन किसको पेश करते हैं? ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि भारत उस समय जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन था, तो ब्रिटिश क्राउन को भारत का बजट प्रस्तुत करते हैं, आय व्यय का विवरण। और आजाद भारत की बात करें तो 1947 में 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शठमुखी जो है, शठमुख सेठी, इनके द्वारा पेश किया जाता है आजाद भारत वाला आर के शठमुखी। अब ये तो बजट का है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रश्न बनता है यहाँ से। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं सारे प्रश्नों को शामिल नहीं कर सकता दोस्तों, मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करता हूं जहां से मैंने कहा ना कि 25-30 प्रश्नों के हिस्से मैं 100 से 150 प्रश्न कवर कराने की कोशिश रहती है मेरी। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर? 18, 16, 15, 14। तो सही उत्तर हो जाएगा 16। इस पर मैं ज्यादा समय नहीं देता हूं, प्रश्न ऑप्शन बताएं, आप बताइए, कमेंट करें, उनका मैं पढ़ूं, ये सब टाइम बर्बादी है। मेरा फोकस इधर रहता है, यहां से मैं याद करवाऊं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है जब आपका याद होगा, जब आपकी बेनिफिट होगी, तब आप मेरा सपोर्ट करेंगे, तब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे। अनावश्यक से कोई, देखिए आजकल कोई वैसा नहीं कि नहीं, जब कंटेंट यूजफुल नहीं है तो कर लेगा। एग्जाम में प्रश्न बनेंगे दोस्तों, तब आपको लगेगा कि नहीं हाँ सर आपने जो बताया वो सही बताया। अब समझिए कि परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक से प्रश्न आता है तो पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। अब पूरा तो याद हो नहीं सकता, करें क्या? इसका तरीका है, पहले तो इसका थोड़ा इतिहास भूगोल जान लीजिए कि ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, धातु 91, अधातु 7 है, खोज मोस्टले ने। 118, 91, 7 मोस्टले, 118, 91, 7 मोस्टले, 4-5 बार कह दीजिए एक लाइन में, सब याद हो जाएगा। ये सब ना याद करिए, केवल इसे 118, 91, 7 मोस्टले, 118, 91, 7 मोस्टले मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, और ज्ञात धातु अधातु छांट लेंगे आप, इतने काबिल हैं, मुझे विश्वास है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला आप देखिए एच दिख रहा है, हाइड्रोजन वाला, याद रखिए। 2 नंबर पे हीलियम दिखता है, इसको भी याद रखिए। सबसे लास्ट में देखिए टेनसेनियन है, 117 और 118 ओजी, इसको याद रखिएगा। टीएस टेनसेनियन ओजी वाला, ये पूछता है बार बार, पहला और अंतिम। अब इसको ध्यान दीजिए। अब इसी में सोना चांदी लोहा पीतल, इनको याद करने की जरूरत। जैसे आप देखिए जो है कार्बन का 6 नंबर पर ये पूछता है। अब 16 नंबर आज जो सल्फर का पूछता था वह भी देख लीजिए, देखिए यस सल्फर का। सोडियम का, नाइट्रियम जो है, पोटेशियम का, कैलियम देखिए के 19 नंबर पे पूछता है। सोडियम का नाइट्रियम एन देखिए ये पूछता है, समझिए। मैग्नीशियम 12 ये पूछता है। तो इस तरह से याद करना है हमको। चांदी सोना भी यहीं पर कहीं एजी और एयू होगा, 79 वगैरह के लमसम में। हाँ देखिए एयू 79, इनको भी ये भी पूछता है, और 47 एजी ये भी पूछता है। इस तरह से जो इंपॉर्टेंट है, लेड का प्लम्बम होता है, लैटिन नाम याद करिए, लैटिन नाम से मिलता है लेड का प्लम्बम। पीबी वह भी इंपॉर्टेंट होता है, ये देखिए पीबी 82 नंबर, ये भी पूछता है बार बार, याद रखिए इसको भी। तो इस सारे को याद ना करिए, केवल इंपॉर्टेंट धातुएं दो जो दैनिक जीवन में यूज होती हैं उन्हीं को याद करिए। एग्जामिनर लगभग वहीं से प्रश्न बनाता है, ये मेरा एनालिसिस रहा है। बाकी आप अगर इसको ऑक्सीजन वगैरह का, बी वगैरह का, लोहा का, निकिल का, ये सब याद कर, अगर सब याद करते हैं तो बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड। लेकिन सब याद नहीं होगा दोस्तों, जो बैठ कर ये सब याद, साइंस वालों को याद रहेगा लेकिन आर्ट साइंस वालों को नहीं। लेकिन इसमें से कुछ तो याद कर लीजिए, इनको ध्यान दीजिए। अब अगला प्रश्न है, झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं?
द झावेरी सिस्टर आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग का क्लासिकल डांस फॉर्म? मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। ये झावेरी बहनें हैं, दसरा, नैना, सुवर्णा, रंजना, बहुत फेमस हैं। इन बहनों का नृत्य मणिपुरी नृत्य के लिए फेमस है। मणिपुर का मणिपुरी, अब एग्जामिनर करता क्या है कि मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है, तो यह तो पूछेगा नहीं कि मणिपुरी कहाँ का है, वह उसके जो नृत्य उस राज्य के नाम पर आधारित है वो पूछता नहीं। जैसे ओडिशा का ओडिसी है तो यह क्यों आपसे पूछेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का पूछ देगा, मोहिनी अट्टम केरल का पूछ देगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा। आपको इनका नृत्य के कलाकार पूछेगा। देखिए, अब मणिपुरी से जो प्रश्न बनेगा, लड़का सोचता है मैंने मणिपुर का मणिपुरी याद कर लिया, बहुत ईजी है, लेकिन प्रश्न पूछेगा झावेरी बहने। अब आइए, मणिपुरी नृत्य का करते हैं पोस्टमार्टम पूरे मैप पर। वैष्णव धर्म से प्रभावित नृत्य है, भक्ति और त्याग पर बल देता है। राधा कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो है आत्मा जीवात्मा का जो है एक परिचायक है। इस संबंधों की बात करते हैं। ये भी पूछता है किस देवता का वर्ण उसमें पर आधारित है, तो राधा कृष्ण पर आधारित है। प्रमुख कलाकार, मैंने इसको कई बार पढ़ाया है, झावेरी बहने, दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना। और गुरु अमली सिंह, सविता मेहता और कलावती देवी मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इस तरह मैप पर सारे नृत्यों को कवर करवाने का, आज 2 नृत्य कवर करवाया हूं, परीक्षा में पूछा हुआ। अब यहाँ आइए, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? एक पड़ोसी देश और उसकी राजधानी या तो उसकी सीमा, न्यूनतम अधिकतम, ये एक प्रश्न रोज आता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान? कंधार, कराची, काबुल, काठमांडू। आप जानते हैं काठमांडू नेपाल की है, और कराची भी जानते हैं कहाँ की है, बिल्कुल। अब काबुल की बात करते हैं तो यह आपके अफगानिस्तान की। अब आइए, पड़ोसी देशों का लोकेशन देख लीजिए और उनकी राजधानी याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो याद करवाई देता हूँ। पाकिस्तान की इस्लामाबाद जानते हैं, अफगानिस्तान का काबुल, चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, सार्क का मुख्यालय भी है, और भूटान की थिम्पू। भूटान हमारे ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। यहाँ पर देखिए जो है सेना वगैरह पे, एयरफोर्स सेना इनके पास नहीं, हमारी सेना इनकी सुरक्षा करती है। बांग्लादेश की ढाका और म्यांमार का नेपियार। अब यह तो रहा इनकी राजधानी, लेकिन इनका लोकेशन क्या है? ये सार्क देश है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनको आप देख लीजिए। ये देखिए श्रीलंका की लोकेशन है। भारत तो देख ही रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। पड़ोसियों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछता है। इनकी राजधानी क्या है, इनकी मुद्रा क्या है, इनसे कुछ संधियां जो हुई हैं उनको डेली में एक, मतलब पड़ोसी देशों से एक प्रश्न जरूर लाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यहाँ से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज कैसी लगी? ये टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करिए क्यूआर जो है, स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जहां पर इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ। और अगर सीरीज पसंद आई हो, हमारा काम पसंद आ रहा हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो बस केवल इतना सा आपको हम करना है दोस्तों कि अपने मोबाइल के कुछ ग्रुप में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कैसी क्लास लगी, ताकि हम मोटिवेटेड होकर आगे भी ऐसी क्लास बनाएं। अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर, और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल इसी तरह इंटरेस्टिंग कंटेंट में। डेली लगभग 7 से 8 बजे के बीच में शाम को क्लासेस में अपलोड करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए,